लेंथ का रेशो 1:2, डायमीटर का रेशो 2:3, पोटेंशियल का रेशो कितना आएगा वो आपको बताना है। सॉल्व कर रहा है कोई? नहीं कर रहा? यस सर, कर रहे हैं। कर रहे हैं, करो करो करो। 6:12 होते ही फिर मैं कराने लगूंगा, जब तक आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, हो गया आपका टाइम अप। देखिए इधर, पोटेंशियल का रेशो पूछा है। पोटेंशियल का रेशो पूछा है तो आपको देखिए क्या कर सकते हो। पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, V1 पूछा है तो V1 इक्वल टू I1 R1, I2 R2, यही केस है। ठीक है। और क्या है कि सेम एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर अगर सीरीज में है, देखिए सीरीज की बात करिए, क्योंकि क्या है ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में क्या चीज सेम होती है, करंट सेम होता है। अगर आपको ध्यान हो तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो करंट सेम होगा तो I1 से I2 तो गया, तो आपका रेशो जो V1 बाय V2 का रेशो आएगा वो क्या आएगा, R1 बाय R2, यानी रेजिस्टेंस का रेशो। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस पढ़ा है रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। तो R1 के लिए बनाओगे तो R1 L1 A1, R2 के लिए बनाओगे तो L2 A2। मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो जब R1 R2 की जगह पुट करोगे तो क्या आएगा, R1 की जगह आ गया L1 बाय A1, और L2 की R2 की जगह क्या आ गया, L2 A2। ठीक है, V1 बाय V2 क्या आ गया, L1 A2 A1 L2। अब बात करते हैं एरिया की। अगर एरिया की बात करते हो तो एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शनल है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि पाई डायमीटर के हाफ का स्क्वायर, ये मतलब हुआ। तो पाई 2 ये भी इसमें है, इसमें भी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं L1 बाय L2 और D2 बाय D1 का होल स्क्वायर। यहां तक बात सभी को समझ में आई, क्योंकि पाई और 2 तो कट जाएगा, ऊपर भी एरिया है नीचे भी एरिया है, तो पाई और 2 तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका D2 बाय D1 बचेगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? किसी को नहीं समझ में आई तो बोलिए। आ गई सबको समझ में? तो डायमीटर का रेशियो आपको दिया ही हुआ है, लेंथ का भी रेशियो दिया हुआ है, तो पुट कर लीजिए। V1 बाई V2 कितना आ गया, लेंथ का रेशियो कितना है 1:2, डायमीटर का रेशियो कितना है 2:3, तो यहाँ उल्टा है तो 3:2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 9/4, तो कितना आ गया 9/8। तो रेशियो कितना आया 9/8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज करके निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तक पढ़ा था, उसके बाद हमने ग्राफ के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। टॉपिक है आज का कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। ठीक है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर।
ठीक है। अब ये होते क्या है, ये एक तरीके रजिस्टर है, मतलब रेजिस्टेंस ही है, पर ये एक तरीके के डिवाइस है, रेजिस्टेंस के डिवाइस है। कभी आपने, लड़कों के ज्यादा काम होते हैं, लड़कियां कम करती हैं ये काम। आपने देखा होगा घर में अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर आप खोलते हैं तो उसके अंदर मदरबोर्ड होती है, यानी कि जिसपे मेन बोर्ड होता है जिसके ऊपर सब चीजें लगी होती है। उस मदरबोर्ड पे आप देखते होगे छोटे छोटे रेजिस्टेंस होंगे, या फिर आप देखना कहीं पे एलईडी लगी होगी, एलईडी लाइट, तो उसके साथ में भी एक कार्बन रजिस्टर लगा होता है इस तरीके का। ठीक है, ऐसे वायर निकली होती है और उसके ऊपर कलर कोडिंग होती है, ग्रीन, येलो, रेड, ऐसे करके। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, वो लगे रहते हैं, वो कार्बन रजिस्टर होते हैं, उनको कार्बन रजिस्टर कहते हैं, एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कार्बन रजिस्टर, तो उनकी कलर कोडिंग होती है। तो ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, मतलब कलर कोडिंग आपको पता होनी चाहिए, उसके बेस पे आपको बता दिया जाएगा कि इतने कलर की स्ट्रिप्स है, आप बताइए कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। तो ये याद होगा तो आपको याद होगा। अब आपके स्क्रीन पे एक टेबल आएगी, उस टेबल को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे टेबल दिख रही है सभी को? एक बार यस नो बोल देंगे, सभी को स्क्रीन पे टेबल दिख रही है? यस सर। हाँ ओके। यस सर। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कलर है लेटर्स है ना, लेटर्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, वो है नंबर, मल्टीप्लायर, कलर, सॉल्वेंट। अब आप देख रहे हो इसमें कलर कोडिंग आपकी जो चीजें हैं, देखिए यहाँ पे अब आप देखोगे ये चीज जो चीजें है ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट। माइक किसका ओपन है? प्लीज माइक बंद करो अपना। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, तो ये जब लेटर देख रहे होगे, ये लेटर्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। उनके सामने का नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये मल्टीप्लायर है, 10 जो है मल्टीप्लायर है। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर ये अलग है, इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले इधर की बात करते हैं। अब आपको सिंबल जो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो इस आप टेबल पे देखोगे आपके सामने लिखा है BBROY GBVGW। अब इसको याद कैसे करें, इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें कैसे याद होगी, तो बस आपको याद करने का तरीका है, आप देख रहे हो BB रॉय, कैसे याद करना है? BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में रिपीट करो, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको लर्न करेंगे, समझे? समझ गए ना सभी? कैसे याद करेंगे? BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसके आगे नंबर लिख देंगे, नंबर लिखेंगे क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके आगे देखो मल्टीप्लायर कैसे लिखेंगे, 10⁻0, 10⁻n, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, इस तरीके से ये चलता जाएगा। ये मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखना है। कलर में देखो बी बहुत जगह है, तो कलर कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है। पहला बी जो है वो ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ये जो जी पहले जो जी आएगा वो ग्रीन है, और बाद में जो जी आएगा वो क्या है? ग्रे है, ये ध्यान रखना। पहले जो जी आएगा वो ग्रीन, बाद में जो जी आएगा वो ग्रे। फिर जो बी आएगा उसके बाद ग्रीन के बाद ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और अलग से 3 याद रखना है, गोल्ड, गोल्ड का 5%, यानी ये टॉलरेंस है, वेरिएबिलिटी इतनी आ सकती है। फिर सिल्वर है,
सिल्वर का 10%, ठीक है। और अगर कोई कलर नहीं होगा, नो कलर, तो 20%। तो ये टेबल आपको मेनली याद रखनी है। अभी टेबल बनाएगा कैसे, मतलब किस तरीके से आप करोगे, देखो एक टेबल में बना के दिखाता हूँ। जैसे आपको कार्बन रजिस्टर दे दिया, उसमें बोल दिया कि एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें 3 स्ट्रिप हैं, ठीक है। पहला स्ट्रिप कहता है रेड है, दूसरा स्ट्रिप कहता है ऑरेंज है, और तीसरा स्ट्रिप कहता है येलो है। कौन सा कलर है, येलो। और लास्ट वाला कह देता है कि गोल्ड है, ठीक है। तो पहले कौन सा है, रेड। रेड के आगे का नंबर देखो 2, तो आप लिख दोगे रेजिस्टेंस क्या आएगा 2। रेड के बाद क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज के आगे नंबर क्या है 3, तो ये आ गया 23। इतना बन गया, 2 डिजिट नंबर बन गया। फिर लगा देना मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लाई लगा के फिर क्या है, येलो। येलो के आगे क्या नंबर है, 10⁴ ये लगा दिया 10⁴, ठीक है, 10⁴। उसके बाद क्या है, गोल्ड। गोल्ड का 5% टॉलरेंस आता है, तो ये प्लस माइनस में टॉलरेंस आ जाएगा 5%, और लास्ट में लगा दोगे यूनिट ओम। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट, समझ में आया कलर कोड कैसे बनाना है। ये कलर कोड 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। अभी मैं एक रेजिस्टेंस का आपको रेजिस्टेंस लिख के दे रहा हूँ, आपको कलर कोड बताना है क्या क्या कलर कोड है सीरीज वाइज, ठीक है। चैट में मैसेज में लिख देना आप लोग। तो मैं बना रहा हूँ 43 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 10% ओम। बताइए जल्दी बताइए, कलर कोड सभी लिखेंगे, कलर कोड क्या क्या होगा जल्दी बताइए। जो जो कलर है वो चैट पे लिख देंगे फटाफट। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी के आ गए, सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। चलिए सीख गए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने टेबल की ले ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। रब कर रहा हूँ इसे, स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको रब करता हूँ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जो आपने पढ़ा हुआ है बहुत बार, दोबारा 10th में पढ़ा था, आप दोबारा कर लेंगे। टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन का हम क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है या क्या फॉर्मूला आता है वो निकालेंगे। वो तो वैसे आपको पता है, पर टॉपिक है तो करा देते हैं। सीरीज में है तो सबसे पहली चीज यही होती है कि आपको पता होनी चाहिए सीरीज में क्या चीज डिफरेंट होगा, क्या चीज सेम होगा, ये जरूरी है पता होना। अगर ये नहीं पता होगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आप लोगों के लिए। अब जैसे कि ये रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, ध्यान रखें सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो सेम फ्लो करेगा, पर हर किसी के लिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। क्या होगा, अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है।
अब कनेक्शन यानी इक्विवेलेंट आपको फॉर्मूला बेस पे प्रूव करके दिखाना है, तो हम उसी चीज का टोटल निकालते हैं जो चीज डिफरेंट होती है। यहाँ डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल अलग अलग है। अगर पोटेंशियल अलग अलग होगा तो उसका टोटल निकाल सकते हैं हम। तो हमने क्या करा, टोटल पोटेंशियल एज हमारे पास V1 इक्वल टू क्या होगा, करंट सेम है, रेजिस्टेंस IR1। इसी तरीके से जो पोटेंशियल होगा V2 वो क्या आएगा, IR2। इसी तरीके से जो V3 होगा वो क्या होगा, IR3। ठीक है, ये समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए टोटल अगर आप निकालते हो, टोटल रेजिस्टेंस V इक्विवेलेंट जो निकाल रहे हो टोटल, वो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्विवेलेंट जो होगा वो IR इक्विवेलेंट होगा, है ना, यानी सीरीज ले लेते हैं हम। V1 की वैल्यू क्या है, IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3। I कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, R1 R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो गया, R सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। तो यानी कि सीरीज में जब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। जबकि कैपेसिटर में क्या हो रहा था, रिवर्स होके यानी 1 करके निकालना था, यहाँ पे सिंपल ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल का कनेक्शन देखिए। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। और आपको याद हो कि जो कैपेसिटर के कनेक्शन के केस में मैंने समझाया था कि जब मेरा सेम से मतलब होता है, जब मैं बोलता हूँ कि सेम है, ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि सेम वैल्यू आपकी है, तो सेम का मतलब होता है कि जो टोटल वैल्यू आप निकाल रहे हो या सर्किट में जो टोटल वैल्यू है वही सेम है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने सीरीज कनेक्शन में बोला कि करंट सेम फ्लो करेगा, यानी सबको करंट सेम मिलेगा, तो सेम का मतलब है कि सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है वही सेम वैल्यू है, यानी वही टोटल करंट R1 को भी मिलेगा, R2 को भी मिलेगा और R3 को भी मिलेगा। इसी तरीके से जब मैं पैरेलल कनेक्शन में बोल रहा हूं कि तीनों को पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो सेम का मतलब है कि टोटल पूरे सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल है वही इसको मिलेगा। यानी कि आप टोटल पोटेंशियल होगा क्या, जो बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी, है ना। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, जो बैटरी प्रोवाइड कर रही होगी, यानी कि बैटरी का जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसको मिलेगा, वही पोटेंशियल इसको मिलेगा, वही पोटेंशियल इसको मिलेगा। बट सीरीज में करंट अलग अलग होता है, करंट अलग अलग होता है, तो इसको क्या मिलेगा, ये टोटल करंट जा रहा है, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा। समझे, तो यहाँ देखिए जरा क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, बट हमें निकालना क्या है, I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय R1। इसी तरीके से V इज इक्वल टू I2 R2, पर निकालना क्या है, I2, तो ये क्या हो जाएगा, V बाय R2। इसी तरीके से हो जाएगा I3 R3, निकालना क्या है, I3 V बाय I3। जैसे यहाँ जो वैल्यू अलग अलग थी उनका टोटल निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू अलग अलग हुई उनका टोटल निकालेंगे, यानी कि जो टोटल करंट होगा I इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू होगा V अपॉन में R पैरेलल, I1 होगा V अपॉन में R1, V अपॉन में R2, V अपॉन में R3। ठीक है, तो V से V कैंसिल, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1 बाय RP क्या मिल गया आपको, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। ठीक है, तो यानी कि पैरेलल कनेक्शन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, पैरेलल कनेक्शन में आपको क्या करना है,
अपॉन में करके निकालना, ये सब आपने सीखा हुआ है, बस एक तरीके से आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ आ जाते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। मैंने बताया था, हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने दो डिफरेंस, मतलब दो टर्म में डिफरेंस समझाया था, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ मैंने बताया था कि कोई भी बैटरी सेल होता है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, यानी कि जब वो सर्किट में नहीं लगा हुआ है तो वो कितनी मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है। सर्किट में नहीं लगा है, सर्किट ओपन है, उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन सभी केसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ। फिर मैंने बोला था कि अगर उसी बैटरी को अगर आप सर्किट में लगा देते हो, सर्किट में लगाने का मतलब है कि सर्किट क्लोज है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो नाउ अब क्या केस है, अब ये समझना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि जब मैंने बोला कि जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है, यानी कि जब बैटरी सर्किट में नहीं होती है उसका पोटेंशियल और जब बैटरी सर्किट में होती है उसके पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। पर ये डिफरेंस होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, वो अब यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, वो क्या समझेंगे अब हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए रीजन क्या है, हम कितना भी आइडियल केस ले लें, ठीक है, हम आइडियल अगर केस ले लें कि कोई कंडक्टर है, उसका आइडियल केस क्या मान सकते हैं, उसका आइडियल केस यही मान सकते हैं कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आइडियली यही माना जा सकता है ना। कोई भी गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस नहीं है, और आइडियल बोल दो तो रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी अगर कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, है ना। कोई भी कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो ऐसे में हम क्या मान रहे हैं कि अब जो बैटरी है, बैटरी है, मान लीजिए जो बैटरी आप लेके आते हैं, कोई भी बैटरी है, ये एक बैटरी हो गई, या गाड़ी में जो बैटरी लगती है वो बैटरी होगी, तो इन सभी में आप दो देखते हो कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइट जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये बेसिकली होते क्या है, मेटल होते हैं। मेटल की रोड होती है जो बैटरी में लगी होती है, ठीक है, और अंदर क्या होता है, आयनिक सॉल्यूशन होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं और आयन का फ्लो करवाते हैं। ठीक है, सोनम माइक बंद करो अपना, कुछ पूछना है? हाँ हाँ ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव केस हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये क्या है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब मेटल, मेटल मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो भी बैटरी होती है, बैटरी का अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है, समझे। बैटरी का अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है। अभी क्या है, आप सब मार्केट से बैटरी लेके आए और उस बैटरी को आपने क्या करा, वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके उसका पोटेंशियल मेजर किया। ठीक है, उस बैटरी का वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके आपने क्या करा, पोटेंशियल मेजर किया। तो उसने मान लीजिए आपको पोटेंशियल मेजर करके बताया 8 वोल्ट। अब ये 8 वोल्ट जब है जब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से कोई रेजिस्टेंस, मतलब किसी सर्किट में आपने कनेक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, और फिर जैसे ही आपने इस बैटरी को एक सर्किट में लगा दिया, ठीक है, क्या करा, सर्किट में लगा दिया, और जब सर्किट में लगाया तो आपने देखा कि इसका जब पोटेंशियल वोल्ट मीटर से मेजर किया तो आपको ये दिखा रहा है 7 वोल्ट, 1 वोल्ट की कमी आ गई। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ
कि जब सर्किट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये जो प्लेट होते हैं, इसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे और बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी होती है उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड का, जिसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे। चाहे ये सिंबल आप यूज कर लो, चाहे ये यूज कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई सिंबल आप यूज कर सकते हो, पर जो यूज करोगे वही यूज करना है, डेरिवेशन में एक ही करोगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस, अब जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पोटेंशियल तो होगा ही होगा, आपने पढ़ा है किसके अकॉर्डिंग? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहां पे रेजिस्टेंस होगा वहां पोटेंशियल होगा ही होगा। यानी कि अगर बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा। यानी कि और उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या जनरेट होगा? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है, ये कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यूज कर ले रहा है। ठीक है, जब इसमें से करंट फ्लो किया, जब इसमें से करंट निकला, आई करंट निकला, तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसने क्या करा, इस करंट का कुछ अमाउंट क्या कर लिया, कुछ अमाउंट यूज कर लिया। तो बचा हुआ जो पोटेंशियल है वो इस रेजिस्टेंस को मिला। तो वही चीज, जो 1 वोल्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन है? ये है। 1 वोल्ट का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या है? ये है। और बचा हुआ कितना है? 7 वोल्ट, वो किसको दे रहा है? इस बल्ब को दे रहा है। ठीक है, तो ये रीजन होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो डिफरेंस आता है। ईएमएफ ज्यादा शो करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम शो करता है, वो जो रीजन है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्योंकि बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके वजह से वो कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप आ जाता है यूज करने की वजह से, और बची हुई वैल्यू वो फिर सर्किट में प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी का अगर हम सम कर दें तो आपको टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल मिल जाएगा, दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। कोई भी छोटा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। अगर समझ में आ गया है अच्छे से तो यस यस लिख दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज मैं पहले देखूं कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर समझ में आया है अच्छे से तो अच्छी बात है, अगर हल्का सा भी डाउट रह गया तो जल्दी पूछिए। समीर को आ गया, बाकी दिव्यांशु, मानसी, निशु, ऋषभ, सोनम लेट क्यों आए आप? टाइम भूल गई थी। टाइम भूल गए थे? ग्रुप में मैसेज करने के बाद भी? मैसेज देखा नहीं था। लास्ट पॉइंट मैंने बोला निशु कि बैटरी जो सर्किट में नहीं लगी है इसका पोटेंशियल, और इसी बैटरी को जब आप सर्किट में कनेक्ट कर दे रहे हो तो उसका पोटेंशियल में डिफरेंस है। वो डिफरेंस किसकी वजह से है? इस बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जब ये सर्किट में लगा था तो 7 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जब सर्किट में नहीं था तो 8 वोल्ट का प्रोवाइड कर रहा है। तो 1 वोल्ट कहाँ गया? 1 वोल्ट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में निकाला। ठीक है, तो इसीलिए जब इसको आप सर्किट में लगाओगे, कनेक्ट करोगे, तो इसका कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर लेगा, बाकी बचा हुआ वो एक्सटर्नल सर्किट को देगा, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को देगा। यानी अब आपके लिए रेजिस्टेंस दो तरीके के हो गए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी यानी सेल का होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बैटरी के अलावा जो सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, और सेल का जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका सम, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ने पोटेंशियल यूज किया और जो एक्सटर्नल सर्किट को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पोटेंशियल मिला,
इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिल जाएगी सेल की, जिसे हम ईएमएफ कह रहे हैं, क्योंकि टोटल आ गया ना, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उसी को डिवाइड करके एक इंटरनल रेजिस्टेंस को मिल रहा है और एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है। क्लियर है निशु? ओके, ठीक है। सोनम क्लियर है या रिपीट करना पड़ेगा? Internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes, resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell. Internal resistance of a cell is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when the electric current flows through it. When the electric current flows through it. ठीक है, तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली। नेक्स्ट अब थोड़ा इनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या फॉर्मूले आपके यूज होंगे इसके अंदर। टॉपिक इसके अंदर आप डाल सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ मान लीजिए कि एक सर्किट है जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और एक बैटरी आपने प्रोवाइड करी है जिसका ईएमएफ E है। ये ध्यान रखना है, E इस तरीके से नहीं लिखना है, इस तरीके से लिखना है ईएमएफ को, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। ये कॉमा है, E ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का क्या है, R है। तो इसमें से जो टोटल करंट I फ्लो करेगा, टोटल करंट I जब फ्लो करेगा, तो ये ध्यान रखना जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें आप क्या करोगे, करंट का फॉर्मूला V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय R। बस फर्क है कि V की जगह पे आप EMF लोगे और R की जगह पे टोटल रेजिस्टेंस लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E अपॉन में R प्लस R। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? अब देखिए ये बात तो आपको समझ में आ गई है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझिए, उसको समझा रहा हूँ पर लिखूंगा दूसरे तरीके से, पर जब लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझाने के लिए अलग यूज कर रहा हूँ, पर लिखने के लिए दूसरे तरीके से लिखूंगा। समझने के लिए समझ लीजिए, मैंने कहा कि ये जब बैटरी यूज हुई थी इसका टोटल पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ है। बट ये ईएमएफ दो तरीके से यूज हो रहा है, एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर ले रहा है, दूसरा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। तो अगर ईएमएफ की टोटल वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एक तो कौन यूज कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस IR, है ना, एक कौन यूज कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस IR, और दूसरा कौन यूज कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस IR। ये समझ में आया सभी को? एक यूज कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर रहा है तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा, R छोटा हो जाएगा। और दूसरा बचा हुआ हिस्सा कौन यूज कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो R कैपिटल हो गया, दोनों ही पोटेंशियल है। इसको मैं लिख सकता हूँ V, क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ ना, V, क्योंकि V क्या है, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो सर्किट में लगने के बाद बैटरी शो करता है। V वो पोटेंशियल है जो एक्सटर्नल सर्किट शो करता है बैटरी सर्किट में लगने के बाद। और इस V की अगर वैल्यू निकालूंगा तो ये V कैसे आएगा, E माइनस IR से, ठीक है, ये V कैसे आएगा, E माइनस IR से। समझ गए इतनी बात? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, तो यहाँ देखिए इतनी बात अब आप समझ गए हैं, तो मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो क्या होगा,
आई इंटू में स्मॉल आर, वो क्या होगा आई इंटू में स्मॉल आर। एंड अकॉर्डिंग टू definition of terminal potential, वो क्या आ गया ये आ गया आपका V इज इक्वल टू EMF माइनस IR, क्योंकि EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल को माइनस कर दोगे तो एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल को माइनस कर दोगे तो आपको एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, IR को इधर ले जाओ, V को इधर ले जाओ, IR E माइनस V, R इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में I। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया था, उसको हमने यहाँ यूज कर लिया है, तो इस चीज को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला आपका ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का। दूसरा क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V बाय R, साइड में लिख सकते हो, I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय R, तो V बाय R यूज कर लिया। और क्या कर सकते हो, अलग अलग कर लो, तो E बाय V माइनस 1 इंटू में R। तो एक रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी बन सकता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले, एक ये हो गया एक ये हो गया, R और V के बेस में, I और V के बेस में। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया अच्छे से, तो यस यस करके लिख देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और इसका सर ये लास्ट वाला दोबारा कैसे बनाया आपने? ये हाँ ये कैसे? V वाली जो वैल्यू है ना, V अच्छा ये वाली ना, ये इसको देख, इसको क्या है, E V को एलसीएम वाला कोई केस है तो एलसीएम को अलग अलग कर सकते हैं ना, ये E बाई वी माइनस V बाई वी हो जाएगा। तो V से V गया तो क्या बन गया, E बाई वी माइनस 1, और इंटू में तो R था ही, तो ये फॉर्मूला बन गया। अभी ठीक है, ओके सर। आगे देखिए, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे पोटेंशियल मीटर का जो केस है, कॉन्सेप्ट है, मतलब ये समझ लिए पूरे चैप्टर में ये ऐसा टॉपिक है पोटेंशियल मीटर जो पूछा ही जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें इसका यूज होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। यानी कि अभी तक आपने सीखा कि कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो उसकी टोटल वैल्यू कैसे निकालें। फिर आपने सीखा कि रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में लगाते हो, पैरेलल में लगाते हो, तो उसका टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर एक से ज्यादा बैटरी आप सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो चीज अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो अभी हम 2 सेल का लेंगे, यानी कि 2 सेल का ही लेंगे, आपके सिलेबस में 2 सेल का ही है, उससे ज्यादा नहीं है, बट ज्यादा का भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ 2 सेल्स इन सीरीज। ठीक है, 2 सेल को हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में लगा रहे हैं। अभी देखिए, सीरीज में लगा रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास ये एक बैटरी हो गई पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरी बैटरी होगी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरी बैटरी है, इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और देखो एक ही डायरेक्शन में लगी है, मतलब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, देख रहे हो, ये ध्यान रखना है, सीरीज डायरेक्शन ध्यान रखना है। अभी क्या करते हैं,
पोटेंशियल ए और बी के बीच में निकालते हैं, यानी ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, यही पढ़ा है ना, यही पढ़े हो। और सीरीज में क्या, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। और मैंने बताया था जब भी टोटल वैल्यू निकालते हैं तो टोटल उसी का निकालते हैं जो डिफरेंट होता है। अब करंट सेम है तो इसका टोटल क्या निकालेंगे, तो खुद ही टोटल है, ठीक है। तो हम टोटल यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ सीरीज है तो सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो हम पोटेंशियल का टोटल निकालेंगे। तो पहले इंडिविजुअल का पोटेंशियल निकाल लें, फिर उसका सम करके टोटल निकाल लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी के बीच में अगर पोटेंशियल निकालता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, E1 माइनस करंट सेम है I और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, क्लियर है। इसी तरीके से बी और सी के बीच में निकालूंगा, तो बी और सी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E2 माइनस करंट सेम है I और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2, ठीक है। नाउ टोटल पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ए से और सी के बीच में टोटल निकालना है, तो ए और सी के बीच में टोटल निकालेंगे। टोटल निकालोगे तो आप क्या कर दोगे, ए बी और बी सी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ए बी और बी सी को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो आप देखिए ए बी की वैल्यू क्या है, E1 माइनस R1 प्लस E2, बी सी की वैल्यू E2 माइनस R2, E1 E2 को एक साथ ले लीजिए और R1 माइनस R2 को क्या ले लीजिए एक साथ। तो ये देखिए ये आ गया E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन लिया तो अंदर क्या बन गया R1 प्लस R2, ये क्या आया है AC, ठीक है। अब मान लीजिए इसका टोटल निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक बन रहे होंगे ना, ये दोनों मिलकर EMF यानी पहली बैटरी और दूसरी बैटरी दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एक बनेंगे। तो एक बनेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, ए और सी, इसका टोटल, इनका टोटल EMF इसके बराबर होगा यानी E इक्विवेलेंट, और इनका टोटल रेजिस्टेंस इसके बराबर होगा यानी R इक्विवेलेंट, है ना। ये सर्किट का मैंने सिंपल बनाया है ऐड करके। तो अगर इसके लिए इक्वेशन बनाओगे इसके लिए, तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, इसके इक्वेशन अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी E इक्विवेलेंट माइनस I, क्योंकि करंट I फ्लो कर रहा है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखेंगे कि जो E इक्विवेलेंट आया वो क्या आया E1 प्लस E2, और जो R इक्विवेलेंट आया वो क्या आया R1 प्लस R2, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर सीरीज में बैटरी कनेक्टेड हैं तो अगर उनकी टोटल वैल्यू निकालनी है तो आपको सिंपल क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं तो ये तो अभी हमने सीखा था कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनको सिंपली ऐड करते हैं। देखो रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट सीखे हो ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस में सेम लगता है, यानी कि जो आपने सीरीज में सीखा कि सिंपली ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे। पैरेलल में जैसे 1 बाय करके करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड करने का वही तरीका, कुछ अलग नहीं है। बस फर्क ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है, बैटरी के अंदर है जो इनबिल्ट है, ठीक है। बैटरी अगर आएगी तो उसके साथ ही आएगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, समझ गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो 2 सेल का ये आपका आ गया। मान लो इससे ज्यादा सेल हो तो एक और ऐड कर दो, 4 हैं तो 4 ऐड कर दो, समझ गए। क्लियर है सभी को, एक बार यस यस करके लिख दीजिए और स्क्रीनशॉट ले सर। लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएं। बहुत प्यारे बच्चे हो, जल्दी जल्दी यस यस करके लिख देते हो। चलिए इतना समझ गए तो एक चीज और समझते हैं। अब क्या होता है, सीबीएसई इतना पागल तो है नहीं कि आपको खीर बना के दे देगा, थोड़ा सा नमक वमक तो डालेगा, उसमें मिर्च मसाला डालेगा। तो मिर्च मसाला डालने के लिए वो क्या करेगा, इसको हम थोड़ा रब कर दे रहे हैं इस साइड वाले को, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम रब कर दे रहे हैं। अब मिर्च मसाला डालने के लिए क्या करेगा कि बैटरी उल्टी लगा देगा, यानी नेगेटिव के नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन क्या कर दिया, उल्टा कर दिया।
है ना, डायरेक्शन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब बोलेगा कि बताइए कितना होगा टोटल, मतलब टोटल निकाल के आपको निकालना होगा। तो देखिए करंट तो फिर भी सेम ही है, इसके लिए निकालोगे तो यही इक्वेशन बनेगी, बट इसके लिए जब निकालोगे तो आप देख रहे हो कि ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ही तो अपोजिट हुई है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब डायरेक्शन अपोजिट हुई है तो डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए क्या होता है, माइनस लग जाता है। डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए क्या लगता है, माइनस लग जाता है, समझे, माइनस लग जाता है। तो बस टोटल जब आप निकालोगे तो टोटल में क्या कर दोगे, E1 माइनस IR1 प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस E2 माइनस IR1, कंबाइन करोगे तो E1 माइनस E2 माइनस IR1 प्लस R2। सर हाँ जी, सर वो पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले और करंट इसमें में? डिफरेंस ये है कि पहले वाले में बैटरी की डायरेक्शन सेम थी, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, बैटरी को क्या कर रहे थे आप, सीरीज में नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे थे, और अभी जो है आप देख रहे हो कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। क्लियर है निशु? यस सर। तो अब आप अगर कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि अब E1 प्लस E2 नहीं, अब E1 माइनस E2 हो गया है, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस हो गया है। मतलब कि अगर बैटरी की डायरेक्शन अपोजिट हुई तो बस आपको माइनस कर देना है। मान लो कि ये 190 वोल्ट का है और ये आपका हो गया 150 वोल्ट का, यानी 150 वोल्ट, फिर 150 वोल्ट 190 वोल्ट, सीधा माइनस करो कितना बचा, 40 वोल्ट, यानी नेट पोटेंशियल कितना प्रोवाइड करेगा ये सर्किट, 40 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। क्लियर है सभी को, समझ गए? समझ गए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले वाले का लिए थे, अब इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, अब जरा पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। देखिए सब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, अब चैप्टर इंपॉर्टेंट अभी स्टार्ट हो जाएंगे सब, लेंदी लेंदी महंगे महंगे चैप्टर हैं, खर्चा बहुत करना पड़ेगा। अब खर्चा किसका करना पड़ेगा, कोई बोलेगा किसका खर्चा करना पड़ेगा? टाइम का, टाइम का, और मेहनत का। मेहनत का, ये हुई ना बात। तो अब खर्चा बहुत करना है, चैप्टर अब मेहनत वाले आ रहे हैं। और अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, पहले तो स्कूल जाना पड़ता था, अब स्कूल भी नहीं जाने पड़ रहा है। अब कौन सा रीजन दोगे, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं कि बैटरी हमारे पास है दो, तो दोनों का हम पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने दिया E1 R1 E2 R2, करंट आई जा रहा है तो इसमें से करंट जाएगा I1, इसमें से करंट जाएगा I2। अब सिंपल सी बात है, वही सीरीज पैरेलल वाला केस आ गया कि सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो अब सेम बात है, टोटल हमें निकालना होता है हर केस में। अब टोटल उसी का निकालेंगे जो अलग है, यहाँ अलग कौन है, करंट, तो हमें करंट का अलग अलग वैल्यू निकालना है। अब जरा देखिए, इसके लिए अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाता हूँ तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि देखो पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, इसको भी V मिलेगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, E1 माइनस I1 R1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे का बनेगा। अब यहां से देखो ये तो V सेम है, तो हमें डिफरेंट वैल्यू निकालनी है, डिफरेंट वैल्यू क्या है, I1, यहाँ से I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, I1 की वैल्यू मिलेगी E1 माइनस V अपॉन में R1,
है ना, E1 माइनस वी अपॉन में R1। समझे? टेढ़ा चलने लगता है, थोड़ा सीधा लिख देते हैं। V इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, E1 I1 R1। तो ये आपको क्या मिल गया, I1 मिल गया आपको E1 माइनस वी अपॉन में R1। ठीक है, इसी तरीके से देखो दूसरे के लिए बनाओगे, दूसरे के लिए बनाओगे तो क्या बन जाएगा, E2 माइनस I2 R2। तो इसके लिए जब I2 की वैल्यू निकालोगे तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस वी अपॉन में R2। अब ये पूरा मैथमेटिक पोर्शन है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि हम I1 I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जरा टोटल निकालना है, टोटल सर्किट का निकालोगे तो क्या आएगा, देखो I इज इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 की वैल्यू डालते हैं, जरा देखिए I1 की वैल्यू है E1 माइनस वी अपॉन में, अच्छा ये एलसीएम में है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो मैं अलग अलग करके ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, E1 R1 V1 R1 प्लस I2 की वैल्यू देखिए E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। इतनी समझ में आ गया। E वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, पोटेंशियल वाली एक टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमें मिला E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन ले सकते हैं, V सेम है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये केस आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो आगे, देखो क्या कर सकते हैं, आगे हम करते हैं एलसीएम। आगे क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम करोगे ये आएगा I1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, और इसका एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा माइनस V R1 R2 R1 प्लस R2। इतनी बात समझ गए। देखो इक्वेशन जो हम बना रहे थे वो इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो इसको कंपेयर अगर करना है तो इसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसके फॉर्म में बनाने के लिए इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर अभी क्या है, I इस साइड है, V इस साइड है, तो इससे कंपेयर करने के लिए V को इस साइड आना चाहिए और I को उधर जाना चाहिए। तो थोड़ा फेर बदल करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। देखो रीराइट कैसे कर सकते हैं, इस चीज को इधर ले आओ और I को उधर ले जाओ, तो क्या होगा, V R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, और ये तो यहीं का यहीं है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, सॉरी इनटू, और I इधर गया है तो ये माइनस का I हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म है ये मल्टीप्लाई में है, इसके अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जब जाएगा तो डिवीजन में आएगा, और डिवीजन में दोनों के आएगा, इसके भी आएगा इसके भी आएगा, है ना। मैथ सीखे हो रंजीत सर से, बाकी मैथ्स के बच्चे आप पढ़ते हैं मैथ्स, है कोई ऐसा जिसके पास मैथ्स नहीं है, बायो ले रखी है, यस सर। देखिए निशु ने ले रखी है, कोई नहीं 10th में तो सीखे हो इतनी। ये इधर जाएगा डिवीजन में तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, और ये जब डिवाइड में होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इनटू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और ये इससे भी मल्टीप्लाई डिवीजन में होगा तो I उल्टा होकर क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, अब जरा आप देखोगे R1 से R ये कट गया तो आपका V इज इक्वल टू क्या बचा, R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, ये इक्वेशन फाइनल हमें मिली, क्या मिली है,
ये इक्वेशन हमें फाइनल मिली है। अब जरा देखिए कंपेयरिंग के लिए, एज हमें पता है कंपेयरिंग के अगर इसका टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या आएगा, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, है ना, यही हमें टोटल वैल्यू निकलेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से आप देखोगे कि जो E इक्विवेलेंट मिला वो क्या मिला आपको, E1 R1 E2 सॉरी E1 R2 E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, और टोटल R इक्विवेलेंट जो मिला वो क्या मिला, R1 प्लस R2 इंटू, ठीक है। कंपेयर करने पे हमें ये मिल गया। ये तो आ गया आपका जब दो सेल है, यानी कि सिर्फ दो सेल हो, ठीक है। देखिए जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1 अपॉन करके ऐड करते हैं, है ना, ये तो फॉर्मूला वही बना है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया है। बट जब ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, ई इक्विवेलेंट में आपका थोड़ा सा चेंजेस है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ई इक्विवेलेंट का थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट लर्न कर दो या फिर जो आप कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो समझ लो, ठीक है। इतना तो समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट स्टेप को लेके तो पूछिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। हाँ तो आगे देखिए क्या समझाने जा रहा था मैं, ये इस टर्म का है तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना टर्म मैं रब कर दे रहा हूँ। देखिए ई इक्विवेलेंट आप निकाले, आर इक्विवेलेंट आप निकाले, अभी क्या कर दो, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आपको डिवाइड करने पे ये R1 प्लस R1 प्लस R2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे, तो बचेगा क्या, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, ये मिलेगा। अब ये टर्म देखो कहाँ आई है, ये टर्म देखो यहाँ आई है, और ये टर्म कैसे आई थी, ये वाली, ये देखो ये वाली टर्म, ये टर्म कैसे आई थी, ये टर्म आई थी डिवाइड करके, मतलब एलसीएम लेके, तो इसको आप अगर आप अलग अलग लिखोगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, E1 R1 प्लस E2 R2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। ये हो गया दो सेल के लिए, मतलब कि या तो आप ये दो सेल का डायरेक्ट याद रखो, या फिर ये कॉन्सेप्ट सीख लो कि अगर दो सेल हैं तो बस आपको ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट तो निकालना आता ही है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना आता ही है, उसका फॉर्मूला बस यहाँ पे पुट करना है, बाकी जितने सेल हैं उतनी बार आप प्लस प्लस कर दो, यानी कि अगर 4n सेल की बात होगी तो बस आपको क्या करना है, ई इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 E2 बाय R2 प्लस सोन जितने भी हैं En बाय Rn, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो। देखिए एग्जाम में ये कोई सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, जितना भी इससे पहले वाला सीरीज वाला जो किया वो भी और ये भी सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, ये इसलिए करवाया है कि आपको कॉन्सेप्ट पता में चले कि कैसे ये फॉर्मूला बना है, और अगर न्यूमेरिकल में कहीं कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ जाए तो आप यूज करके खुद ड्राइव करके फॉर्मूला निकाल सकते। 12th में मोस्टली हम जितने फॉर्मूले डेरिवेशंस पढ़ेंगे वो सभी डेरिवेशन का मेन मोटिव यही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन बहुत कम दिखेंगी, बहुत, मतलब हम इतनी डेरिवेशन करेंगे उनमें से बहुत रेयरली डेरिवेशन है जो हमें पता है कि वो आनी है इसलिए वो आएंगी, और उसके अलावा बहुत डेरिवेशन है जो आनी ही नहीं है, वो सिर्फ इसलिए हम सीख रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट सीख सकें, उनका अप्लाई कर सकें। तो बेसिकली आपको उस चीज का अप्लाई करना सीखना है। जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं 12th में, डेरिवेशन जितनी भी करेंगे हर चैप्टर में, वैसे जो इम्पोर्टेंट होगा जो डायरेक्ट उठ के आएगा वो तो मैं बता ही दूंगा, बट जो बाकी चीजें करेंगे उन चीज का सीखने का मतलब ये है कि उन चीजों को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकें, मेनली आपको अप्लाई करना सीखना है।
और अप्लाई करने की सीखने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जाम में, बोर्ड का एग्जाम जो बनता है फिजिक्स का, वो इसी बेसिस पे बनता है कि आप जितना आप सीखें उसका कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया है तो आपका फिजिक्स पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपको ईजी लगेगा, ठीक है। इजीली 90 आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को 90 लाते, मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं थी, वो भी 90 लेके आए हैं, 94 लेके आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सीखना है कि जो भी चीज आप सीख रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना है किसी भी क्वेश्चन में, वो चीज मेन मोटिव है। और किसी भी क्वेश्चन का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। बोर्ड का पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा होता है, तो ये ध्यान रखना कि जैसे अगर आप लोग एसएल अरोड़ा पढ़ रहे हो तो एसएल अरोड़ा में मैंने लास्ट ईयर 11th में भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, पीछे जो शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर पढ़ो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो हर टॉपिक, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों, ठीक है। बाकी जो मैं टेस्ट और अलग से असाइनमेंट दे रहा हूँ वो तो करना ही है। समझ में आ गई बात? तो अभी यहाँ पे कोई आपको अगर डाउट है तो बताइए किसी भी चीज को लेके, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अलग से मैंने बताया है, ये आपका आगे पार्ट चला है यहाँ से। किसी को कोई डाउट? अगर सबको क्लियर है तो एक बार यस लिख देंगे। अच्छे से सब चीज से समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दें। समीर का सही है, बोल देता है सीधा। बाकी ओके, चलिए ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट के लिए मैंने बोला था, वो टेस्ट का मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में, तो वो देख लेना, ठीक है। टिल देन बाय बाय।